Hello friends, so in the previous lecture we have studied about the resistance and the factors affecting resistance. These were four. One is the length, and second is area, third is material, and fourth one is temperature. So be careful that how the resistance is going to be vary according to length, according to area, according to temperature, and according to nature of material. These small questions are asked in MCQ, multiple choice question, and in the one word or reasoning question. Be careful, like how the resistance vary with the length, it is directly proportional. How the resistance vary with the area of cross section, it is inversely proportional. How the resistance varies with the nature of material, that is the number of free electron per unit volume. So where the number of free electron per unit volume would be maximum, the resistance would be less. And the fourth one is temperature. Temperature is against the conductivity, and it is with the resistance. So we can say that with the increase of temperature, the resistance increases. So my dear friends, now the very interesting topic is coming. It is again the reasoning based. That is, we have now the topic is standard resistance wire material and its characteristics. तो ये जनरली क्वेश्चन एक एक नंबर के दो नंबर के यहाँ से आते हैं और ये बहुत ही बेसिक है और अच्छे से आपको इसको करना है. तो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस वायर मटेरियल एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स अपन पढ़ने जा रहे हैं. व्हाट इज द वर्ड हियर? स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस. ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो स्टैंडर्ड है, तो इसका मतलब ये होगा कि रेजिस्टेंस जो है आपको मालूम है ये एक ऐसी मटेरियल है जो करंट को रोकने में काम करती है. तो यही इसका आगे जाके यूज बनता है बच्चों कि रेजिस्टेंस इज यूज टू कंट्रोल करंट, बिकॉज इफ वी इंक्रीज द रेजिस्टेंस देन वी कैन कंट्रोल द करंट, वी कैन रिड्यूस द करंट. If the resistance is reduced, then the current will increase because they are inversely proportional. तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया दोस्तों? साइंटिस्ट लोगों ने स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस वायर को बनाने के लिए सबसे पहले आपको इसके बारे में ये ज्ञान होना चाहिए कि इसके स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस वायर को क्या बोलते हैं अपन, कि ऐसी रेजिस्टेंस या ऐसी मटेरियल जिसकी रेजिस्टेंस जो है वो वेरी ना करें. वेरी का मतलब क्या है आपको मालूम है कि किसी भी मटेरियल में अब रेजिस्टेंस वेरी करवा सकते हैं. कैसे? लेंथ बढ़ाने से, एरिया बढ़ाने से, टेम्परेचर बढ़ाने से, या फिर उसमें कोई अंदर मटेरियल में छेड़खानी करने से. ठीक है ना? इसलिए आप याद रखें कि स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस वायर वो होगी जिसका रेजिस्टेंस क्या बना रहेगा? लगभग कांस्टेंट बना रहेगा. आप इसको बाय डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, द रेजिस्टेंस वायर हैविंग utmost constant resistance in the circuit या given resistance is remaining constant in the circuit, that would be called as the standard resistance. ठीक है, तो ये पता कैसे लगाते हैं दोस्तों कि स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस मटेरियल है? तो हमारे पास ये मैंने लिखा है फीचर्स. इसमें क्या है दोस्तों? लेस इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इट्स रेजिस्टेंस. ठीक है, कि जो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस होती है, जैसे अपने सीखा है अभी तक कि तापमान बढ़ाने से हमारी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है. तो लेकिन यहाँ पे ये वाले जो मटेरियल है दोस्तों, ये इस तरह से मैन्युफैक्चर किए जाते हैं कि इनकी रेजिस्टेंस जो है इतनी अच्छी होती है, इस ये मटेरियल में इतना अच्छा गुण होता है, करेक्टर होता है कि विद द राइज ऑफ टेम्परेचर उनकी रेजिस्टेंस जो है वो नेग्लिजिबल चेंज करती है. हालांकि जैसे कॉपर है, एल्यूमिनियम है, सिल्वर, गोल्ड है, ये क्या, ये बहुत अच्छे कंडक्टर है. तो वहां पे अगर रेजिस्टेंस जो है, सॉरी, वहां पे अगर टेम्परेचर को आप चेंज करते हैं तो उनकी रेजिस्टेंस में एकदम से बूम आता है, उछाल आ जाता है. तो वो क्या बोल सकते हैं अपन कि वहां पे टेम्परेचर बुरी तरह से रेजिस्टेंस को चेंज कर रहा है. लेकिन ये जो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है दोस्तों, इसमें क्या खासियत है कि तापमान बढ़ भी जाए, थोड़ा ज्यादा भी हो जाए, उसके बावजूद भी जितनी रेजिस्टेंस वो ऑफर कर रहे हैं वो उतनी ही करते रहेंगे. तो ये इसको क्या एक गुण इसका हो जाता है कि यार इसमें वाक्य में एक तापमान चेंज करने पर इसकी रेजिस्टेंस चेंज नहीं होती है दोस्तों. दूसरा है इसका द पॉइंट, द हाई रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ. हाई रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या होता है कि जैसे हमें मालूम है कि हमें करंट को कंट्रोल करना है, ठीक है ना, लेकिन हमें ये भी सिखाया जाता है कि आर प्रोपोर्शनल टू एल है. ठीक है, अगर हमें किसी मटेरियल से कुछ खास रेजिस्टेंस चाहिए तो हम क्या करेंगे? हम उसके वायर को देखेंगे, उसको चेक करेंगे. अब पता लगा कि जितनी चाहिए उतनी तो है नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे? उसको लंबा करेंगे. ठीक है ना? अब लंबा करते करते हो सकता है कि आप 1 किलोमीटर तक चले जाओ,
तो ये रेजिस्टेंस तो आपको फिर एक सर्किट में लगाने में दिक्कत आएगी। तो हमने क्या किया, ये एक और गुण ढूंढा कि यार ज्यादा लंबाई ना यूज की जाए, और जितनी भी लंबाई है उसमें अच्छी खासी रेजिस्टेंस होनी चाहिए। तो उसी को बोला गया दोस्तों हाई रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। कि पर यूनिट लेंथ का मतलब हो गया कि भाई पर सेंटीमीटर, जैसे 1 सेंटीमीटर पर इतनी है, अगले 1 सेंटीमीटर में जोड़ देंगे तो इतनी हो जाएगी। तो लंबाई जो है उसमें एक फंक्शन है कि इस वाले मटेरियल में रेजिस्टेंस जो है थोड़ी सी ही लंबाई के ऊपर अच्छी खासी हमें मिल जाया करती है। इसलिए ये भी एक करेक्टर हो गया किसका, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस का दोस्तों। इसलिए फिर ये होता कैसे, इसलिए साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, इसमें दोस्तों 3 प्रकार के हैं तो और भी बच्चों, लेकिन आपने बेसिकली ये 3 लोग तो रट लेने हैं, घोट लेना है। ये कौन कौन से हैं, ये 3 लोग हैं दोस्तों, और ये हैं कॉन्स्टेंटन, मैंगानिन, और तीसरा है दोस्तों नाइक्रोम। और आप सबको जानते हैं कैसे, कॉन्स्टेंटन, मैंगानिन और नाइक्रोम ये बच्चों एलिमेंट नहीं है। एलिमेंट आप जब समझते हो, एलिमेंट मतलब एक यूनिक एटम, ठीक है ना, जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, ये एलिमेंट है। लेकिन जब तुम बोलोगे कॉपर सल्फेट, तो वो क्या बन गया, वो एक कंपाउंड है जो बाकी और लोगों से मिलके बन रहा है। तो ये भी क्या है दोस्तों, ये अपन इनको बोलते हैं दोस्तों, तीनों एक ही फैमिली के लोग हैं, और वो है एलॉयज ऑफ मेटल। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको, एलॉयज ऑफ मेटल। आप एलॉयज आप समझते हो कि जब हम दो या दो से अधिक मेटल्स को कंबाइन करते हैं तो जो मिक्स मटेरियल बनता है दोस्तों, उसको अपन बोलते हैं एलॉय। तो ये तीनों के तीनों एलॉय में ही आते हैं, कॉन्स्टेंटन, मैंगानिन और नाइक्रोम। जैसे अपन यहाँ पे देख रहे हैं नाइक्रोम हमें दिख रहा है, तो एक्चुअली में ये शब्द में कुछ छुपा हुआ है। नाई, नाई मतलब निकल, सुना है आपने, और क्रो, क्रो मतलब क्रोमियम, ठीक है ना। तो निकल और क्रोमियम जो है इसमें मेन तरह से मिला होता है। उसी तरह से मैंगानीन है तो उसमें मैंगनीज की मात्रा रहती है कांस्टेंटन में। तो इसकी अभी तो अपन इसको कॉन्फ़िगरेशन में किससे बना है वो तो हमारे सिलेबस में नहीं है। बस आपने इतना ध्यान में रखना है कि ये तीनों लोग जो हैं वो क्या है दोस्तों, दे ऑल आर द alloys of metal, and they have such character that they have high resistance per unit length, and they have the less effect of temperature on their resistance। तो इनको जो है हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस वायर। बहुत केयरफुल रहना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस वायर, तो आपने बोलना है कि द मटेरियल विच इज यूज्ड एज स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस इन द सर्किट इज कॉल्ड एज ए standard resistance wire because their resistance per centimeter is high, and secondly there would be a less variation of the resistance with the rise or fall भी ले सकते हो, rise और fall in temperature, उनकी रेजिस्टेंस समान रूप से बने रहते हैं। तो साइंटिस्ट लोगों ने इन तीनों मटेरियल को एज ए स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस वायर जो है वो यूज किया दोस्तों, ठीक है। तो इसमें अगला एक और चीज आप याद कर लीजिएगा कि इसमें यूजेस क्या हो गए, यूज स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस वायर के हो गए कि टू कंट्रोल द करंट, ये तो आपको पता ही है। और एक बच्चों आप 10th में अपन अब जो है वो जब प्रैक्टिकल करेंगे तो रेजिस्टेंस बॉक्स होता है बच्चों एक, ठीक है। तो रेजिस्टेंस बॉक्स क्या है, जैसे अपन किसी बॉक्स में गेंद डाल रहे हैं तो अपन बोला कि दिस इज द बॉक्स ऑफ बॉल्स, उस तरह से दिस इज द बॉक्स ऑफ चॉकलेट। उसी तरह से रेजिस्टेंस बॉक्स भी ऐसा बोल सकते हैं, दिस इज द बॉक्स ऑफरिंग डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ रेजिस्टेंसेस, ठीक है ना। तो अभी तो अपने को याद रखना कि रेजिस्टेंस बॉक्स जो है वो लैब में ही अपने को मिलेगा। अगर आपको क्यूरी ज्यादा आ रही है तो इसकी पिक्चर जो है वो आप गूगल में देख सकते हैं, आराम से आपको दिख जाएगा। ये वाकई में ही एक लकड़ी के बॉक्स की तरह होता है, और वहां पे कुछ प्लग लगे रहते हैं, और उन प्लग्स को हम लोग प्लग करते हैं और हमें मन चाहिए रेजिस्टेंस मिल जाया करती है। तो इसको सीखना जो है वो बेटर रहेगा कि जब भी अपन इंस्टीट्यूशन में मिलेंगे तो मैं आपको ये दिखाऊंगा कि रेजिस्टेंस बॉक्स कैसे दिखता है। पर इतना समझ लीजिए कि रेजिस्टेंस बॉक्स का यूज क्या है, ये हमें भिन्न भिन्न तरह की रेजिस्टेंस ऑफर कर सकता है। और उस रेजिस्टेंस बॉक्स को बनाने में दोस्तों इन्हीं मटेरियल का, दैट इज स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस वायर्स का यूज होता है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। अब आया अगली चीज जो आपको अपने नॉलेज में रखनी है दोस्तों, और वो है ये कि ये तो वो हो गया कि ये अपन ने एलॉयस को लेके बनाया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक पंगा पड़ता है कि इन मटेरियल से हम कितनी लंबाई बढ़ाएं तो हमें रेजिस्टेंस बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन आप सोचें कि आपको जैसे 10,000 ओमेगा की रेजिस्टेंस चाहिए, 10,000, 10,000 ओम। जो ओम है ना, ओम का जो सिंबल है ना, ये
ओम बोलते हैं इसको, तो इसका एक और नाम है, याद रखना, बार बार बोलूंगा, ओमेगा। इस सिंबल का नाम होता है ओमेगा। और एक्चुअली इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस की यूनिट। तो मैं अगर ओमेगा बोलूं तो समझ जाना कि ये रेजिस्टेंस की यूनिट है दोस्तों। ठीक है। तो अगली चीज क्या है फिर, अपने को क्या सीखा अपन ने कि हमने ये सीखा कि यहाँ पे तो ये वायर टाइप का मटेरियल रहेगा दोस्तों, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस वायर। और जब अपन को थाउजेंड्स में रेजिस्टेंस चाहिए दोस्तों, तो हम ये मटेरियल भी फैलते हुए नजर आते हैं, मतलब कि इनकी हमें इतनी लंबाई यूज करनी पड़ जाती है कि जो सर्किट्स में सर्किट की कंपैक्टेबिलिटी को, उसके जो बिल्कुल जैसे आपका मोबाइल है, आपका टीवी है, तो वो छोटे छोटे डिवाइसेस है, तो उसमें इतनी बड़ी वायर्स अपन यूज करेंगे तो वहां पे वायर्स का बहुत बड़ा क्लस्टर हो जाएगा और बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, वो सर्किट जो है वो कन्वीनियंट या वो डिवाइस कन्वीनियंट नहीं रहेगा। तो अब इस तरह से बड़ी रेजिस्टेंस पाने के लिए, ये सिर्फ नॉलेज के लिए आप जरूर याद रखें, साइंटिस्ट लोगों ने एक और काम किया दोस्तों, वो क्या था, मैन मेड रेजिस्टेंस इज अ कार्बन रेजिस्टेंस। ये भी मैन मेड ही है, लेकिन इसमें एक चीज खासियत है कि इसमें आपको एलॉयज बनाना पड़ेगा, और यहाँ भी ये भी मैन मेड रेजिस्टेंस है। ये है दोस्तों, इसका नाम पड़ता है कार्बन रेजिस्टेंस। ठीक है। ऐसा क्यों बोला कि कार्बन रेजिस्टेंस क्यों मैनमेड रेजिस्टेंस है और ये अलग से क्यों है, तो आप ध्यान रखें। कार्बन दोस्तों, कार्बन के बारे में आपको पता है क्या खासियत है कार्बन की, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। ठीक है। और कार्बन के दो लोगों के बारे में बहुत फेमस बात होती है दोस्तों, वो ये है, कार्बन से ही क्या बनता है, डायमंड, और कार्बन से ही क्या बनता है दोस्तों, ग्रेफाइट। लॉजिक पकड़ना है। ठीक है। तो डायमंड जो है दुनिया का सबसे हार्ड मटेरियल भी माना जाता है। साथ में इसमें एक और गुण छुपा हुआ है कि कार्बन जब डायमंड के रूप में पाया जाएगा तो दोस्तों ये पूर्णतया कैसा है, इंसुलेटर। क्या है ये, इंसुलेटर है दोस्तों। ठीक है ना। तो इंसुलेटर मतलब कि कार्बन का एक ऐसा रूप है जो पूरी तरह से करंट को नहीं चलने देगा, इंसुलेटर है वो, जल जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, लेकिन कनेक्टिविटी शो नहीं करेगा। तो डायमंड का याद रखिएगा, इट इज अ बेस्ट इंसुलेटर नॉट कंडक्टर। लेकिन ग्रेफाइट जो है कार्बन का ही एक रूप है दोस्तों, जो कि आप सब केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो कार्बन से ग्रेफाइट भी बनता है। तो ग्रेफाइट आपने देखा है कहाँ होता है ग्रेफाइट, आपकी जो आप पेंसिल यूज करते हो ना, पेंसिल है ना, तो पेंसिल को अपन मिटा सकते हैं, तो जो लिखते हैं अपन, जो कालापन आता है उसको, वो ग्रेफाइट की ही रोड होती है बच्चों। अगर आपको उसके ऊपर पता करना कि ग्रेफाइट की है, तो ग्रेफाइट जो है एक्चुअली में वेरी गुड कनेक्टर होता है, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। तो देखो कार्बन के दो रूप पाए गए, एक जगह पे वो दानव है और एक जगह पे मानव है, मतलब एक जगह के वो बिल्कुल कनेक्टिविटी नहीं शो करता है और एक जगह पे वो बहुत अच्छी कनेक्टिविटी शो करता है। तो कार्बन के दो रूप हो गए, जिसमें एक पूर्णतया इंसुलेटर है और एक पूर्णतया कनेक्टर है। ठीक है। ग्रेफाइट की कनेक्टिविटी को आप पेंसिल से कर सकते हैं। आप क्या करिए, आप एक सेल ले लीजिए और एक छोटा सा एलईडी ले लीजिए और उस पेंसिल के दोनों तरफ को छिल दीजिए और उसमें कनेक्शन कर दीजिए, और आप देखेंगे कि पेंसिल में जो अपना ग्रेफ उसका जो मतलब जो रहता है आगे, वो टिप रहता है, वहां से दोनों तरफ से टिप निकालिए, छिल दिया उसको और उसको क्लोज सर्किट में जोड़ दो, तो आप देखेंगे कि उस पेंसिल की मदद से करंट पास कर रहा है और जो एलईडी है वो जलने शुरू हो जाता है। वो प्रूव करता है कि वो जो पेंसिल का जो मेन मटेरियल है, जो रब होता है, वो ग्रेफाइट का बना हुआ है और वो बहुत अच्छी कनेक्टिविटी शो कर सकता है। तो याद रखें, इसी कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं अपन कि ग्रेफाइट से अगर डायमंड की तरफ बढ़े मान लो, तो क्या हो गया, वी आर मूविंग फ्रॉम कंडक्टर टू इंसुलेशन, और डायमंड से ग्रेफाइट की तरफ बढ़े तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें इंसुलेटर से कनेक्टिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बच्चों इसी का यूज किया अपन 12th में, इसको और टेक्निकल मैनर में पढ़ते हैं। अभी आपको बस मैं नॉलेज के लिए सिखा रहा हूं कि कार्बन से हम एक ऐसे बोल सकते हैं कि कम से कम जैसे 0.1, एक 0.1 ओमेगा से स्टार्ट करके जो है डायमंड में रेजिस्टेंस क्या मानी जाएगी दोस्तों, बोलिएगा, इन्फिनिटी। क्या बोली जाएगी, इन्फिनिटी। मतलब जो बिल्कुल कनेक्टिविटी शो नहीं करता है उसको अपन उसकी रेजिस्टेंस को क्या मानते हैं, इन्फिनिटी। तो हम कार्बन से एक मिनिमम डेसिमल रेंज से जो है वो रेजिस्टेंस को चालू करके कहां तक उसको पहुंचा सकते हैं, मिलियन ट्रिलियन से लेकर और बाद में इन्फिनिटी तक। इसीलिए इसी को बोला गया है दोस्तों कार्बन रेजिस्टेंस। जब भी
हम लोग इंस्टीट्यूशन में मिलेंगे तो ये आपको दिखाई जाएगी। मेरे पास सारी चीजें बंदोबस्त है अपने पास, ठीक है ना, लैब है हमारे पास, तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से देखने को मिलेंगी और आपको पता लगेगा कि हाँ ये तो दिख रहा है मुझे और समझ में भी आ रहा है। ठीक है, तो बस खासियत क्या है कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि स्टैंडर्ड डिस्टेंस वायर में और कार्बन रजिस्टर में क्या फर्क है, तो स्टैंडर्ड डिस्टेंस वायर है दोस्तों। वायर मतलब कि उसमें आपको वायर की तरह कुछ यूज करना पड़ेगा, लेकिन ये जो कार्बन रजिस्टर होती है बच्चों, ये बिल्कुल जैसे ऐसे बोल सकते हैं अपन, बिल्कुल छोटी सी मक्खी की तरह होती है बच्चों, इतनी सी। और वायर तो बहुत सारी लंबी होती है, तो जो वायर जो है वो 4 किलोमीटर पे नहीं कर पाएगी, ये इतनी सी जगह पे ही कर लेगी, ठीक है ना। तो इसमें जो है कुछ खास मटेरियल जो है वो यूज किया जाता है, कार्बन का ही मटेरियल होता है वो, और वो आपको मन चाहिए रेजिस्टेंस दे सकता है। इसलिए इसका पहला करेक्टर है कि ये पहले तो कॉम्पैक्ट है, बहुत छोटी है और बड़ी आराम से इसको इजिली अवेलेबल है, ये बनाया जा सकता है और सस्ती भी रहती है, उन मटेरियल से काफी सस्ती होती है। तो ये हो गया दोस्तों रेजिस्टेंस के बारे में कि रेजिस्टेंस को किस तरह से अपन यूज करते हैं और रेजिस्टेंस कितने प्रकार की होती हैं और कैसे कैसे उनका आगे मैनिपुलेशन होता है। इन सारी चीजों को अच्छे से पॉइंट बना के लिखिएगा आप लोग। हाँ, अब जो है हमारे पास अगला काम आता है दोस्तों, जैसे आपको मैं एक चीज सिंपली सिखाता हूं। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पहले तो क्या कॉन्सेप्ट का नाम है, रेजिस्टेंस इन कॉम्बिनेशन या कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस, एक ही बात है। ठीक है, तो अभी इसलिए मैंने आपको पहले से सीरीज और पैरेलल सर्किट्स का नॉलेज दे दिया था कि हम रेजिस्टेंस को भी क्या कर सकते हैं, सीरीज में जोड़ सकते हैं दोस्तों, और दूसरा इसको पैरेलल में भी जोड़ा जा सकता है। तो पहले मैं आपसे मतलब आगे बढ़ने से पहले इस बात को करना चाहूंगा कि रेजिस्टेंस इन कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो दोस्तों ऐसा है कि जैसे हम लोग जब किसी एक चीज को उठाने लगते हैं और वो हमसे एक से नहीं उठती है तो हम दूसरे को बुलाते हैं, दो से नहीं उठती है तो तीसरे को बुलाते हैं। तो एक्चुअली में तुम क्या कर रहे हो, एक्चुअली में तुम अपनी फोर्स को कंबाइन करते जा रहे हो। मींस ये जो एक ने लगाई वो पर्याप्त नहीं रही तो दूसरे की मदद ली, फिर तीसरे की मदद ली, तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेस। उसी तरह से रेजिस्टेंस, आपको पता है कि रेजिस्टेंस है तो बुराई ही, मींस वो क्या करती है, वो करंट को कंट्रोल करती है। तो एक रेजिस्टेंस से काम नहीं बन पाया तो दूसरी की मदद लेंगे उसके साथ, उसके बाद उसके साथ तीसरी की मदद लेंगे। तो इसी तरह से अपन ऐसा बोल सकते हैं कि सर्किट में हम रेजिस्टेंस को बढ़ाने और घटाने के काम में रेजिस्टेंस को यूज करते हैं इन टू कॉम्बिनेशन, दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अब यहाँ दोनों कॉम्बिनेशंस के हम अभी मैं पहले नहीं बताऊंगा, ये सस्पेंस है कि कौन से कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी और कौन से कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस जो है वो घट जाएगी। तो लेट अस स्टार्ट नाउ, है ना। तो सबसे पहले हमारे पास आता है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में मैं आपको सिखा चुका हूं, जब बैटरी के साथ सारे कंपोनेंट इस तरह से जोड़ दिए जाएं कि करंट को चलने का सिर्फ एक ही रास्ता रहे, एक ही रास्ते में वो चलता रहे। ठीक है, और करंट जब एक ही रास्ते में चलता रहेगा तो क्या होगा, तो वो सीरीज सर्किट कहलाएगा। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये रेजिस्टेंस नंबर 1 है, ये सिंबल R2 और R3। अब मैंने क्या सिखाया कि एक का पैर और एक का सिर, एक का पैर और एक का सिर, ये क्या हो गया, ये जुड़ गए। अब ये तो आ गए सीरीज में, अब बैटरी की भी जोड़नी है तो हमने यहां भी जोड़ दिया, ये क्या, यहां भी जोड़ दिया। अब आप देख सकते हैं कि इस बैटरी के साथ बैटरी खुद और ये तीनों रेजिस्टेंस काय में आ गई दोस्तों, ये सीरीज में आ गए। ठीक है ना, ये मैं आपको सिखा चुका हूं। अब इसमें सीरीज में आने पर आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि जब ये सीरीज में आ गए तो जो भी करंट बहेगा उसका एक ही रास्ता होगा। अब ये तो होगा नहीं कि एक ही रास्ते में चार चार करंट बह रहे हैं, तो याद रखिएगा ये सबसे बड़ा लॉजिक होगा, एक ही रास्ते पे एक ही नदी बह पाएगी करंट की, एक ही करंट फ्लो कर पाएगा। इसलिए यहाँ पे हमारा जो करंट है वो क्या बन जाएगा, कांस्टेंट, because there is only one single way for the flow of current, that's why it remain constant। अब देखो सीरीज में एक और पंगा भी क्या है, अब आपको सीखना है पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब ताकत। ठीक है, तो हर रेजिस्टेंस को देखो, ये पहली रेजिस्टेंस है, फिर है उसके बाद ये दूसरी रेजिस्टेंस है और ये तीसरी रेजिस्टेंस है। तो सबसे पहले देखेंगे कि बैटरी के साथ सबसे पहले कौन अटैच है, R1, उसके बाद R2, उसके बाद R3। कहने का मतलब बैटरी की जो स्ट्रेंथ है वो सबसे पहले किसके साथ जुड़ रही है, R1, फिर उसके बाद R2, फिर उसके बाद R3। इसलिए ये जो पोटेंशियल है वो तीनों को एक जैसे एक समय पे नहीं मिल रहा है, बल्कि वो तो अलग अलग के बाद मिल रहा है। दैट इज ये क्या हो जाएगा, पहली बैटरी को मिलेगा पोटेंशियल V1
और जो बचेगा वो मिलेगा V2 दूसरी को, और जो बचेगा वो बचेगा 3। मतलब ये पोटेंशियल 3 लोगों में बांट लिया जाता है बिकॉज दे आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द बैटरी। सो दिस इज द थीम की पोटेंशियल सीरीज सर्किट में दोस्तों क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा फर्स्ट टू सेकंड, सेकंड टू थर्ड, लेकिन जो है वही रहेगा क्या, द सम ऑफ 3 पोटेंशियल V1 V2 एंड V3 वुड बी इक्वल टू द पोटेंशियल ऑफ द बैटरी। अब इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कि हमने सही काम किया है, हम लोग साथ ही में किसको सीखेंगे, पैरेलल सर्किट को। तो आपको देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास ये रेजिस्टेंसेस दे रखी हैं, आप देख पा रहे हो। तो ये है हमारे पास रेजिस्टेंस नंबर 1, रेजिस्टेंस नंबर 2, रेजिस्टेंस नंबर 3, और दोस्तों ये है आपकी बैटरी। तो मैंने आपको सिखाया है कि जब हम सबके एक सिरों को, ये देखो ये और ये, ठीक है, इन सारे पहले फर्स्ट टर्म टर्मिनल्स को 1 2 3 को सीधे बैटरी से जोड़ देंगे, और इसके बाद इसके सेकंड सिरे को भी बैटरी से जोड़ देंगे। तो ये वाली कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगी, पैरेलल। ठीक है, अब मैंने जो सिखाया उसको ध्यान से सुनना। बैटरी के साथ जैसे R1 बोलेगी मैं भी बैटरी से जुड़ी हूं क्योंकि मेरा पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़ा है और मेरा नेगेटिव नेगेटिव से जुड़ा है। R2 बोलेगी तो मैं भी तो जुड़ी हूं, ये देखो ये भी पॉजिटिव और ये भी नेगेटिव। R3 बोलेगी मैं भी जुड़ी हूं, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो दोस्तों इस तरह से अपने को पता लग रहा है कि यहाँ पे बैटरी की जो ताकत है वो तीनों को कैसे मिलेगी, सेम रूप से मिलेगी। इसलिए ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि यहाँ पे पोटेंशियल तीनों रेजिस्टेंस को क्या मिलेगा, सेम, क्योंकि तीनों रेजिस्टेंस बोल रही है कि बैटरी मेरी है, क्योंकि तीनों में एक ही बात हो रही है कि सबकी सब रेजिस्टेंसेस जो है बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव से जुड़ी है। लेकिन सीरीज में आप देख पा रहे हैं ऐसा नहीं है, पहले R1 जुड़ी है, उसके बाद R2 जुड़ी है उसके थ्रू, और फिर R3 जुड़ी है उसके थ्रू, और उल्टे देखेंगे तो भी वैसे ही है, R3 नेगेटिव से फिर R2 फिर R1। इसलिए यहाँ पे ताकत बंट गई, यहाँ पे ताकत सेम रही। लेकिन दोस्तों जब करंट की बात आएगी तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही करंट यहाँ से निकलेगा दोस्तों, जैसे I करके करंट निकला तो थोड़ा सा इसको मिलेगा और थोड़ा सा इसको मिलेगा और थोड़ा सा इसको मिलेगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि पहले रास्ता करंट को एक था, अब करंट के लिए रास्ते कितने हैं, 1 2 3, तो ये टोटल करंट यहाँ पे 3 हिस्से में बंट जाता है। यही इन दोनों सर्किट का लॉजिक है दोस्तों। इन सीरीज वी हैव द पोटेंशियल इज डिवाइडेड, तो याद रखिएगा। तो अपन क्या फॉर्मूला रखें, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ये इसका टूल फार्मूला होगा, रट लेना इसको, ट्रिक मैंने सिखा दिया है। और इसका टूल फार्मूला हो जाएगा करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट इज I1 प्लस I2 प्लस I3। बस यही इसका मूल मंत्र है। तो याद रखिएगा, आगे भी सीनियर क्लासेस में भी ये चीज चलती रहेगी। इन सीरीज सर्किट करंट रिमेन कांस्टेंट, इन पैरेलल सर्किट द पोटेंशियल रिमेन कांस्टेंट, इन सीरीज सर्किट पोटेंशियल डिवाइड्स, इन पैरेलल सर्किट पोटेंशियल रिमेन कांस्टेंट। तो ये दोनों चीजें मैंने इस ट्रिक से आपको सिखाई हैं, इनको जरूर याद रखें। बस अब अपन क्या करेंगे, अब अपन ओम्स लॉ की मदद लेंगे। ठीक है, अब ये क्या है, नेट पोटेंशियल इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। तो सबसे पहले फोकस करेंगे कि V1 कैसे निकालेंगे। तो आपको ओम्स लॉ तो आता है ना, याद है ना, V इज इक्वल टू IR। तो सी नाउ कि अपनी जो V1 है वो अपन पोटेंशियल डिफरेंस किसके ऊपर मान रहे हैं, R1 के ऊपर। तो ओम्स लॉ लगाएंगे तो क्या बोलेंगे, I और R1, क्योंकि करंट पूरे सर्किट में कांस्टेंट है। तो ओम्स लॉ क्या लगाएंगे, V इज इक्वल टू IR। अब I क्या है इसमें, I जा ही रहा है इसमें, ठीक है, और रेजिस्टेंस इसकी कितनी, R1, तो ओम्स लॉ लग गया पहली के ऊपर। दूसरी में भी सेम करंट है तो क्या हो जाएगा, IR2। तीसरी में भी सेम करंट है तो क्या हो जाएगा, IR3। ठीक है, तो ये क्या कर लिया हमने, ये इस एक एक को देख लिया। अब हम ऐसा सोचेंगे कि जो आपका ये नेट पोटेंशियल है ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, नेट पोटेंशियल डिपेंड करेगा नेट करंट, तो वाकई में ही I है, और नेट रेजिस्टेंस, और वो कितना ले लेंगे, RS। RS क्यों ले लेंगे, क्योंकि जो भी इस पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस होगी उसका नाम पड़ जाएगा रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो व्हाट इज दिस इज द टोटल पोटेंशियल, this is the potential through R1, this is the potential through R2, this is the potential through R3, this is the potential through whole circuit। तो whole circuit का करंट कितना है, I,
होल सर्किट की रेजिस्टेंस क्या मान ली जाएगी, आर एस। अब आप देख सकते हैं कि आई लेफ्ट साइड में भी है और राइट साइड में सब जगह है, तो कॉमन निकाल के कट कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, और सिर्फ क्या बचेगा, आर एस इज इक्वल टू R1 R2 प्लस R3। तो ये इसका लॉजिक क्लियर हो गया। इसका मतलब हम क्या देख पा रहे हैं कि जो नेट रेजिस्टेंस है सीरीज में जुड़ने पर कैसे हो जाएगी, एल्जेब्रिकली जुड़ जाएगी। मतलब अगर हम इसको ले लें 2 ओमेगा, इसको ले लें 3 ओमेगा और इसको ले लें 10 ओमेगा, तो अपन सीधा बोल सकते हैं कि पहले इंडिविजुअल रेजिस्टेंस क्या थी, 2, 3 और 10, और जैसे ही उसको अपने काय में जोड़ा, सीरीज में जोड़ा, तो अब वो कितनी हो गई, 2 और 3 5, 5 और 10 15। तो हर रेजिस्टेंस से अब टोटल रेजिस्टेंस क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसको याद रखें कि जब भी सर्किट में रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ा जाएगा तो टोटल रेजिस्टेंस एल्जेब्रिकली जोड़ दी जाएगी, सम कर दी जाएगी, और वो एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कोई भी उठा लो उससे बड़ी ही होगी। जैसे अपने क्या जोड़ा, 2, 3, 5, 5 और 10 15, तो 15 इज ग्रेटर देन 10, ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 2। तो जो टोटल रेजिस्टेंस होती है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के ज्यादा होती है। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे। ठीक है, पैरेलल सर्किट में क्या टूल था कि करंट डिस्ट्रीब्यूट किया था, पोटेंशियल कांस्टेंट था। लगेगा तो ओम्स लॉ ही, लेकिन थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ेगा। V इज इक्वल टू आई आर लेंगे दोस्तों, तो I कितना हो जाएगा, V अपॉन आर। आई कितना हो जाएगा, V अपॉन आर। तो अब ध्यान दें, I1 का मतलब हो गया करंट थ्रू रेजिस्टेंस, दैट इज R3, है ना। अपन या तो इसको सीक्वेंस को ऐसे रखते हैं, ये 1 मान लेंगे, ये 2 और ये 3, क्योंकि हमने I1 फॉर R1 ले लेना है, I2 फॉर R2 ले लेना है और I3 फॉर R3। ठीक है, तो I1 को पकड़ो, ये है I1। तो I1 के लिए फार्मूला क्या है, I इज इक्वल टू V अपॉन आर। अब पोटेंशियल क्या है, सबको सेम मिला है और रेजिस्टेंस सबकी अपनी अपनी है, तो क्या लिखेंगे, दैट इज V अपॉन R1। अगला क्या आएगा, V अपॉन R2। अगला क्या आएगा, V अपॉन R3, बिकॉज ऑल आर हैविंग सेम पोटेंशियल। एंड नाउ द फार्मूला ऑफ द करंट इज वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो जैसे हमने पहले बात करी, अब ये क्या है, नेट करंट। तो नेट करंट के लिए क्या बनेगी, नेट वैल्यू लगेगी। तो नेट वैल्यू क्या हो गई, नेट पोटेंशियल, ये देख लो। ठीक है, और उसके बाद क्या आएगा, नेट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे नेट रेजिस्टेंस किस शक्ल में ली जाएगी, आर पैरेलल। ऊपर क्या ले ली गई थी, आर सीरीज। तो ये है थीम बच्चों, बस आपका काम बन जाएगा। अब आप देखेंगे कि V सब जगह कॉमन है, तो कॉमन निकाल के इसको कैंसिल किया जा सकता है, और फार्मूला अब दिखेगा 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 और 1 अपॉन R3। तो ये है, कुछ दिखने में उल्टा सीधा फार्मूला लग रहा है, अजीब तरह का, लेकिन अब ये फार्मूला प्रूव करेगा दोस्तों कि पैरेलल में जब भी रेजिस्टेंस को जोड़ा जाएगा वो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी दोस्तों। क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, और सीरीज में जब रेजिस्टेंस को जोड़ा जाएगा तो वो क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। तो इस बात को हम लोग आपने सीख लिया है। अच्छे से बार बार देखिए कि मैंने क्या बोला है, और ये चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अपन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट या डेरिवेशन आपके बोर्ड में आती है। तो आपको वहां पे एज ए ट्रिक सीरीज और पैरेलल का फार्मूले का कॉन्सेप्ट याद रखना है, बाकी फार्मूले में भरना ही है और कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है ना। अब देखो, हम प्रूव करेंगे कि सीरीज और पैरेलल में कैसे क्या हो रहा है। देखो, अब आते हैं अपन क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास कि हमने 3 रेजिस्टेंस उठा ली दोस्तों, और 3 रेजिस्टेंस है 4 ओमेगा 4 ओमेगा 4 ओमेगा, और एक बैटरी उठा ली 12 वोल्ट की। तो पहले उनको सीरीज में जोड़ा, फिर उनको पैरेलल में जोड़ा, बैटरी सेम रखी 12 वोल्ट की। तो हमें डिस्कस करना है कि कौन से सिचुएशन में करंट जो है वो बढ़ेगा और कौन से सिचुएशन में करंट घटेगा। जिस सिचुएशन में करंट घटेगा उसमें रेजिस्टेंस बढ़ी हुई होगी, और जिस सिचुएशन में करंट इंक्रीज करेगा या बढ़ा हुआ नजर आएगा उसमें रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, क्योंकि हमने सिर्फ चेंज क्या किया है, रेजिस्टेंस तो तीनों सेम लिया है, लेकिन बारी बारी से उनको अलग अलग पैटर्न में जोड़ा। तो लेट अस डू इट। ठीक है, तो यहां देखें कि हम लिखेंगे सॉल्यूशन में, हमसे पूछा गया है कि इस सर्किट में क्या निकालना है दोस्तों। पहले तो रेजिस्टेंस, ये आप क्वेश्चन बना के कर लेना बच्चों, और दूसरा क्या पूछा है, करंट। ठीक है, तो दोनों में तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो रेजिस्टेंस आर सीरीज में कैसे आएगी, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अब RS कितना हो जाएगा, R1 कितना है 4, ये कितना है 4। ठीक है, तो कितना हो गया, RS इज इक्वल टू 12 ओमेगा।
ठीक है ना, 4 4 8, 8 और 4 12, तो उसकी रेजिस्टेंस कितनी आ गई, 12 ओमेगा पूरे सर्किट की। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, एक आंसर आ गया, रेजिस्टेंस निकल गई 12 ओमेगा। अब हमसे पूछा है करंट, तो करंट के लिए क्या लगाएंगे, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो I कितना होगा, V अपॉन आर। ठीक है, अब I इज इक्वल टू V कितना है दोस्तों, टोटल 12 वोल्ट। ठीक है, क्योंकि हम टोटल की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिवाइड मत करने लग जाना, वो बात की बात है, क्योंकि अभी हमने पता कर लिया कि ये सारी रेजिस्टेंस जुड़ के एक सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गई, और वो क्या आ गई, 12 ओमेगा। ठीक है, तो ये सर्किट अब ऐसे बदल गया है, सिर्फ एक रेजिस्टेंस है और एक बैटरी है। ठीक है ना, ये क्या हो गया, 12 वोल्ट। ठीक है, और ये कितना हो गया आपका, 12 ओमेगा, ऐसे सोचना है। ठीक है, अब कितना आ गया, आर एस इज इक्वल टू 12 ओमेगा। करंट निकालना था, तो वोल्टेज टोटल कितनी है, 12, टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, 12, 12/12 कितना हो गया, 12/12, 1, तो आंसर आ गया 1 एम्पियर दोस्तों। तो हमने सीरीज सर्किट में अब क्या कर लिया, रेजिस्टेंस भी निकाल ली और करंट भी निकाल लिया। अब अपन क्या है, अब कंफर्म करेंगे कि पैरेलल सर्किट में वाकई में ही रेजिस्टेंस कम होती है, तो उसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस निकालनी पड़ेगी इसी तरह से। लेकिन यहाँ का फार्मूला कैसा है दोस्तों, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, टेंशन लेना है, इजी है बिल्कुल। अब देखो, इसको अभी मत छेड़ो, इसको यहीं रखो, वैल्यू भरो, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। ठीक है, भर दिया। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा, 4, यहाँ पे क्या आएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1, और ये कितना आएगा, 1/RP। ठीक है, अब आगे इम्प्लाइज, तो 1/RP, ये कितना हो जाएगा, 1 2 3, तो 3, और नीचे कितना आ गया, 4। अब हमें आरपी निकालना था, तो हम क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोसेट कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो आरपी अपॉन 1 हो जाएगा, तो नीचे 1 का कोई मतलब नहीं बचेगा, और इसकी रेजिस्टेंस कितनी आ गई, 4/3 ओमेगा। अब आप देख पा रहे हैं कि पहले की रेजिस्टेंस कितनी थी, 12 ओमेगा, और इसको देखो, ये तो मुश्किल से आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, जैसे ये आएगा 3 से करेंगे, 3 1 जा 3। ठीक है, एक बचेगा, तो 3 3 जा 9, तो मतलब अप्रोक्सीमेटली अपन इसको क्या लिखेंगे, 1.3 ओमेगा। तो यहीं से क्लियर हो रहा है कि इस तरह से पैरेलल में जोड़ने पर सारी रेजिस्टेंस जो है वो कितनी रह गई, 1.3 ओमेगा। ठीक है, और सीरीज में कितनी हो गई थी, ये 12 ओमेगा। ये फर्क है दोस्तों, ठीक है ना। तो अब क्या हो गया कि अब ये रेजिस्टेंस कम है, तो अब अपने को क्या करना है, करंट निकालने के लिए बोला है, तो आई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, V/R। तो टोटल वोल्टेज कितनी रह गई, 12। याद रखें, हम टोटल पे काम कर रहे हैं, तो कितना आ गया, 12 वोल्ट, और टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, 4/3। डोंट यूज डेसिमल, बिकॉज इससे ये इजी हो जाएगा। तो यही पे क्या हो जाएगा, 12, 3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे रह जाएगा, 4 3 जा 12, क्या हो गया, 4 3 जा 12 और 3 3 जा 9। देखो कितना बड़ा अंतर आया, 9 एम्पियर। तो ये है कि इस पैरेलल में रेजिस्टेंस कम हुई तो करंट बढ़ गया, क्योंकि दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। और ऊपर क्या हो गया, रेजिस्टेंस बढ़ गई थी और उससे करंट क्या हो गया, कम हो गया। तो दिस इज द सिंपल न्यूमेरिकल। अब इसके बाद हमें बड़े बड़े और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल भी करने हैं, तो इन क्वेश्चनों को आप करिएगा अच्छे से। थैंक यू सो मच।